तो मैं आपको एक बार और बता दूं कि जो मापन और मात्रक हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं रसायन में, वो भौतिकी में और बहुत ज़्यादा डिटेल से हैं, क्योंकि वो भी 11th क्लास की ही है। तो आप वहाँ पे भी बहुत अच्छे से और बहुत ब्रीफली इसे क्लियर कर सकते हैं, परंतु जितनी हमें यहाँ ज़रूरत है उतना तो हम यहाँ पे करेंगे। तो मापन और मात्रक पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें एक चीज समझनी होगी, भौतिक राशि। अच्छा, ये भौतिक का मतलब भौतिकी तो नहीं है, परंतु जितना भी माप है तो वो सब फिजिकल होता है, तो भौतिक शब्द यहाँ पे आ जाता है। जैसे हम भौतिक परिवर्तन भी तो पढ़ चुके हैं अभी, है ना। भौतिक राशि, जितनी भी भौतिक और रसायन में ऐसी राशियां हो सकती हैं जिन्हें मापा जा सकता है, जिनका मापन किया जा सकता है, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। मतलब आपको कितना गुस्सा आता है, क्या ये मापन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो ये भौतिक राशि नहीं है। भौतिक राशियां केवल वो हैं जिन्हें हम माप सकते हैं। आपका द्रव्यमान कितना है ये हम माप सकते हैं, तो वो भौतिक राशि है। आपकी लंबाई कितनी है ये हम माप सकते हैं, तो ये भौतिक राशि है। तो सभी मापन योग्य राशि जिनका भी मापन किया जा सकता है, वो सब मापन योग्य राशियां भौतिक राशि कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो आपको समझ में आ गया, जिसे भी आप माप सकते हो वो सब भौतिक राशियां होती हैं। तो भौतिक राशियों को मापने के लिए सबसे पहले पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, 3 सिस्टम प्रचलित हुए। कौन कौन से वो 3 सिस्टम थे? पहला था CGS, दूसरा था MKS और तीसरा था FPS। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर मतलब लंबाई मापने वाली चीज, ग्राम मतलब द्रव्यमान मापने वाली चीज, और सेकंड समय मापने वाली चीज। तो ये तीनों सिस्टम है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। मीटर लंबाई, किलोग्राम द्रव्यमान और सेकंड समय। FPS में फीट, पाउंड और सेकंड। परंतु ये जो है वो सिस्टम जो था वो ब्रिटिश सिस्टम है, अंग्रेजों वाला सिस्टम है, इसलिए हम यहाँ पे कोई ज़्यादा इसे वैल्यू नहीं देंगे। इनको हम बस डिटेल लिख दे रहे हैं, फीट, और फीट को FT से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए लिख रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा फ्रेंडली फिट से हैं। फिट बोलते हैं, फीट है सही वर्ड, और ये P का मतलब होता है पाउंड, जिससे द्रव्यमान मापा जाता है, और S का मतलब है सेकंड, जिससे टाइम मापा जाता है। बस इतना इन्हें समझ लें। ये दोनों केवल ब्रिटिश वालों के थे, और CGS और MKS जो हैं वो अंतरराष्ट्रीय सिस्टम है। मतलब अंतरराष्ट्रीय सिस्टम मतलब पूरे विश्व में माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय सिस्टम की हमें जरूरत थी, क्योंकि यदि हम लंबाई को कुछ अलग इकाई में मापते और वो लोग कुछ अलग मात्रक ले रहे हैं, तो जब हम वहां जाते तो हम क्या बताते, क्योंकि हमें तो उनका मात्रक और हमारा मात्रक पता ही नहीं है। सुनो, हमें 1 मीटर कपड़ा लेना है, इतना होता है लगभग। 1 मीटर कपड़ा लेना है तो हमारी मीटर है और उनकी कुछ और होती, वहां पे 1 मीटर का मतलब कुछ और होता, तो कितना कंफ्यूजन होता। इसीलिए इकाइयां, मात्रक वो बनाए गए जिसे पूरा विश्व समझ सके। उसे सुन के मात्रक मतलब भौतिक राशि को मापने के तरीके, कुछ यूनिट्स, इकाइयां, तो पूरा विश्व समझ सके कि हमारा 1 मीटर और अमेरिका का 1 मीटर बराबर होना चाहिए, अलग नहीं होगा। क्योंकि यदि हम USA जाते हैं तो वहाँ पे भी यदि हमें कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है, चूंकि हम मीटर जानते हैं इसलिए हम वहाँ मीटर में ले सकते हैं। इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि मापन की जो इकाइयाँ हैं वो पूरे विश्व में एक सी होनी चाहिए। हालांकि वो ब्रिटिश सिस्टम है,
परंतु ब्रिटिश सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि पूरा विश्व उसे नहीं जानता। आधे विश्व पे तो अंग्रेजों ने राज किया है, हम भी गुलाम तो थे और थोड़े थोड़े आज भी हैं। अंग्रेजी को हम ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर अंग्रेजी ऊपर आता है, तो ठीक है। परंतु हम ब्रिटिश सिस्टम को ज़्यादा यहाँ पे बात नहीं करेंगे, परंतु कुछ डेली लाइफ में उपयोग आने वाली इकाइयाँ तो हमें पढ़नी ही पड़ेंगी। तो ये मापन पद्धतियाँ हैं, CGS, MKS। अब सुनना, यहाँ पे कुल 3 चीज़ों की इकाइयाँ हैं, बस 3 चीज़ें थीं। एक क्या थी इसमें? लंबाई। दूसरी क्या है इसमें? द्रव्यमान। और तीसरा क्या है? समय। ये 3 मात्रकों को इनने मूल मात्रक माना, इन पद्धतियों ने मूल मात्रक माना। तो मूल मात्रक कैसे होते हैं? मूल मात्रक वो मात्रक होते हैं जो किसी पे निर्भर नहीं होते हैं। इंडिपेंडेंट यूनिट्स नॉन एज फंडामेंटल यूनिट्स, यानी किसी पे निर्भर नहीं करते। मूल मात्रक किसी और मात्रक पर निर्भर नहीं करते, आत्मनिर्भर हैं। हाँ जी, बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत, तो निर्भर नहीं करते। तो ये 3 ही मूल मात्रक माने गए। अब इन मात्रकों का उपयोग करके जो दूसरे मात्रक हैं वो प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ये 3 की बात अभी यहाँ पे, अब ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं व्युत्पन्न मात्रक, यानी ड्राइव्ड यूनिट। व्युत्पन्न मात्रक ये है, ये मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, यानी ये डिपेंडेंट हैं, आत्मनिर्भर नहीं है, मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। कैसे? समझ लें, क्योंकि समझेंगे तो ही तो समझ में आएगा। जैसे वेग की बात करते हैं, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन मतलब दूरी, विस्थापन बटे समय। ये लंबाई हो गई और ये समय हो गया। लंबाई का मात्रक यदि हम इसमें ही ले लें MKS में, तो ये हो गया मीटर और समय का मात्रक हो गया सेकंड। स्मॉल m से मीटर प्रदर्शित करते हैं और s से सेकंड प्रदर्शित करते हैं। तो वेग का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। 2 आ गए इसमें मूल मात्रक, 2 आ गए, 2 मूल मात्रक आ गए, तो ये व्युत्पन्न मात्रक हो गया। क्यों? क्योंकि ये निर्भर कर रहा है मूल मात्रकों पर। जैसे बल है, बल का बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब त्वरण का मात्रक हमें पता है और तुम्हें भी पता होगा। द्रव्यमान का मात्रक तो हो गया kg, त्वरण का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें 1, 2, 3 और 4 बार उपयोग किए गए हैं। तो ये मूल मात्रक जो कि मिलके किसी भौतिक राशि की इकाई प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक, यानी मूल मात्रकों पर निर्भर रहने वाले मात्रक। अब समस्या उत्पन्न हो गई। समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि ताप, टेम्परेचर को ना तो लंबाई में माप सकते, ना द्रव्यमान में माप सकते और ना ही समय से मापा जा सकता। तो प्रॉब्लम आई, तो सॉल्यूशन तो मिलेगा, तो कुछ तो परिवर्तन होता है। अच्छा, किसी भी समस्या का समाधान कब होता है? जब हम कुछ परिवर्तन करते हैं, तो परिवर्तन समस्या का समाधान होता है। और देखो जरा, ताप के बाद और देखो, धारा, करंट, आवेश प्रवाह की दर, ये भी लंबाई, द्रव्यमान और समय पर निर्भर नहीं करती। तो फिर दिक्कत आ गई। मूल मात्रक समझ चुके हो, व्युत्पन्न मात्रक आप समझ चुके हो, परंतु ये सिस्टम, ये पद्धतियों से हमारा काम नहीं चला, क्योंकि हम यहाँ पे ताप का नहीं दे पाए, धारा का भी नहीं दे पाए, ज्योति तीव्रता का भी नहीं दे पाए, और बताएं पदार्थ की मात्रा नहीं बता पाए। तो फिर क्या किया उन्होंने ये किया
कि जो एमकेएस सिस्टम था, एमकेएस पद्धति थी, उस पद्धति को मॉडिफाई किया, परिवर्धित किया और उसे एक दूसरे सिस्टम में बदल दिया। वो सिस्टम उन्होंने नाम दिया, एमकेएस को बदला है। अब एमकेएस वर्ड तो यूज नहीं करेंगे आगे, क्योंकि ये पुरानी बात थी, अब नई बात, सीजीएस तो चलेगा पूरे टाइम। तो एमकेएस को उन्होंने परिवर्धित किया और परिवर्धित करके क्या कर दिया, उसे एसआई में बदल दिया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। फुल फॉर्म इंग्लिश में ही आएगा भाई, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, एस भी लगा दो, एस आई में बदल दिया गया एमकेएस को। तो बदल दिया, नाम बदलने से क्या होता है, अब चूंकि एमकेएस में क्या थी, कुल 3, केवल 3 मूल मात्रक थे, मूल मात्रक। एस आई में उन्होंने क्या कर दिया, 7 + 2 = 9 मूल मात्रक कर दिए। अब यहां पे फिर तुम्हारे दिमाग में एक प्रश्न होगा, सर ये 7 + 2 क्यों लिखा आपने, 9 ही क्यों नहीं लिखा। तो जो 2 मात्रक थे वो सप्लीमेंट्री थे, पूरक मात्रक थे। ये 2 कैसे मात्रक थे, पूरक मात्रक। 7 मुख्य थे। ऐसे करके जो हमारा नया सिस्टम आया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, एसआई सिस्टम होता है, उसमें टोटल 9 हो गए। 9 कौन कौन से हो गए, कैसे उन्हें शो करते हैं, एक तरफ से देखो। सबसे पहली बात थी लंबाई। लंबाई को काय में मापा, मीटर में। मीटर को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा नंबर जो पहले से भी आपको पता था, द्रव्यमान। द्रव्यमान को किलोग्राम बोला उन्होंने, जो कि हमें पहले से ही मालूम है, और इसे केजी से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा नंबर वही जो आपको पता है, समय। समय को उन्होंने सेकंड में दिया, सेकंड को एस से प्रदर्शित करते हैं, सेकंड भी लिख दें, सेकंड, सेकंड बोलते हैं सेकंड। ये तो 3 पहले से आपके पढ़े हुए हो गए। अब वो नए थे, नए में आपने उनने 4 नंबर दे दिया, ताप। ताप को उन्होंने में मापा। वैसे एक बात बताएं, बहुत अच्छी बात बताएं, किसी को बताना मत, सेल्सियस में भी माप सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में भी अपन एसआई में माप सकते हैं, इसलिए कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। केल्विन जो होता है ना, वो परम ताप होता है, एब्सोल्यूट। क्यों होता है अभी बात करेंगे, अब भी क्या भी करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले जरा हम ये 7 + 2 तो देख लें। ताप हो गया, केल्विन हो गया, के। और एक और बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि इसमें डिग्री नहीं लगती, नहीं तो आप डिग्री केल्विन लिख दो तो वो कहेंगे यार कुछ पता ही नहीं है इसे। तो फिर 5 नंबर की बात करें, धारा। धारा को एम्पियर में मापा, एम्पियर, और इसे डिनोट किया गया कैपिटल ए से। 5 हो गई ना, 6 को इन्होंने लिया मोल। ये नापता है पदार्थ की मात्रा, केमिस्ट्री में इसके बाद का टॉपिक है पदार्थ की मात्रा, और इसे MOL से प्रदर्शित किया। और 7 है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसे कैंडेला में मापा, कैंडेला, और इसे CD से प्रदर्शित किया। ये तो हमारे 7 हो गए मुख्य। अब 2 सप्लीमेंट्री, मतलब हमारे पास आएगा 8वां पूरक। ये कोण, कोण को मापा उन्होंने रेडियन में, और RAD से प्रदर्शित करते हैं, कोण को रेडियन में मापते हैं। मान लो एक बात यहीं बता दें, चलो आगे बताएंगे, अभी नहीं बता रहे यार, अभी आगे की देखो। पहले 9 नंबर का तो देख लें। ये है आपका 9, ये है घन कोण। घन कोण, और घन कोण को स्टेरेडियन ने स्टेरेडियन बोलते हैं, और स्टेरेडियन को SR से प्रदर्शित किया।
घन कोण का मतलब होता है कि कोई क्षेत्रफल किसी बिंदु पर जितना कोण बनाता है उसे हम घन कोण कहते हैं। और कोण तो सिंपल दो रेखाओं के बीच का विचलन कहलाता है, तो उसे रेडियन में मापा और घन कोण को स्टेरेडियन में मापा। तो आपको जब भी कोण को कहीं पे आपके कैलकुलेशन में गणना में उपयोग करना है तो डिग्री में आप नहीं करोगे कोण, तो आप काय में करोगे, रेडियन में। तो हम तुम्हें बता देते हैं कि डिग्री से रेडियन कैसे आती। छोटी सी बात तो हम पहले ही बता दें, जैसे 30 डिग्री है, 30 डिग्री को बोलते हैं π/6 रेडियन। अब कैसे निकला, तो हम क्या करते हैं कि डिग्री लिख दो यहां पे, डिग्री गुणा π/180 बराबर रेडियन। यानी आप π/180 से डिग्री में गुणा करके उसे रेडियन में बदल सकते हो। तो देखो ना, 30 में हमने क्या किया, 30 गुणा π/180, 0 से 0, 3 6 18 बराबर π/6 रेडियन आ गया। तो डिग्री गुणा π/180 बराबर रेडियन, तो ये हमें यहां पर रेडियन मिल गया। तो ये हो गए अब हमारे 9 मूल मात्रक। बाकी जितनी भी भौतिक राशियां हैं वो इन 9 मात्रकों का उपयोग करके बताई जा सकती हैं। कोई सी भी राशि हो, कोई सी भी हो, उनके नाम भले ही अलग रख दिए। जैसे सुनो एक एग्जाम्पल देते हैं, कलर बदलने यहाँ पे, अभी इसे मिटा नहीं रहे, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो, इतनी देर बहुत है। आप देखो, जैसे बल है F बराबर m × a होता है। पता बल की इकाई को उन्होंने बोला है न्यूटन, इसकी इकाई न्यूटन, न्यूटन को अपन ऐसे लिख देंगे ना, न्यूटन, और ये बराबर हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहा है, तो कोई नई नहीं दी उन्होंने, इसका नाम रख दिया यार, कि बच्चे का नाम उन्होंने ये रख दिया। अच्छा, बच्चे का नाम जो भी रखा, घर में एक अलग सा नाम भी तो रख देते हैं उसका, और घर में वो जो अलग सा नाम होता है उसको सब लोग ज्यादा यूज करते हैं, घर के नाम को। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हमने कहा था कि नहीं, हम बहुत ज्यादा यहाँ पे डिटेल नहीं करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में 11th क्लास में ही इतना सारा डिटेल है, तो यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। और सही बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा यहाँ यूज भी नहीं होता, और जब पेपर दोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सभी तो पढ़ लोगे, परंतु ये आप प्रॉपर इंट्रोड्यूस हो गए। हम आपको कुछ ऐसी इकाइयां बताते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ डेली लाइफ, आपके दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोग आ सकती हैं। तो देखो जरा, हम उन कुछ राशियों की बात करते हैं, जो राशियां हैं जो आप उपयोग करते ही हो और करते ही करते हो। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, हिंदी में नहीं बोलते उसे, तो ब्रिटिश सिस्टम को अपन ज़्यादा नहीं पहचानेंगे, परंतु हम क्या करें यार, ब्रिटिश सिस्टम का तो हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते ही हैं। आपको अभी हम लंबाई पूछेंगे तो आप बताओगे सर 5 फीट 6 इंच। अच्छा, सेंटीमीटर में क्यों नहीं बता रहा है, अंग्रेजों वाली चीज़ में क्यों बता रहा है? क्योंकि हम अंग्रेजों से 200 साल तक गुलामी में रहे, तो हम कर देते हैं ये, उनकी आदत लग गई है, हमें अंग्रेजी की भी तो आदत लगी है, इसीलिए तो हिंदी में बना रहा है। तो सुनिए, आगे की बात सुनिए, हम कुछ लंबाई के मात्रकों की बात कर रहे हैं। यहां पे बात करेंगे लंबाई। सीजीएस से शुरू करें, 1 मीटर, पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर सीजीएस हो गई। तो ये एसआई को सीजीएस में बदल लिया, या करके लिख सकते हैं, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। दोनों को एक दूसरे में बदलना आना चाहिए। अब आपका क्या हो जाए, किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, या 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर। ये तो हम फिजिक्स में उपयोग करेंगे, परंतु वो एक और ऐसी यूनिट है जिसे हम ज्यादा यूज करते हैं, गज, यार्ड, और इसे बार डी से प्रदर्शित करते हैं। पता है 1 गज बराबर होता है 3 फीट, 1 गज बराबर
3 फीट, और ये ही 1 गज बराबर होता है 0.91 मीटर। कपड़े गज में लेते हैं कि नहीं, इतने गज है, कितने दूर है। वो पता हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं काय का, इंच का, इंच, 1 इंच। तो पता है 12 इंच बराबर होता है 1 फीट। सबको पता है यार, ये तो आपको पता ही है। और पता है 1 इंच, ये नहीं पता होगा तो इसे पता कर लो, 2.54 सेंटीमीटर। ये इंच और सेंटीमीटर का संबंध हो गया। अब एक और चीज आपको हमें बता देनी चाहिए कि मील, माइल, हम बहुत ज्यादा इससे जुड़े हैं, मील से हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो 1 माइल, हिंदी में हम इसे, वैसे तो माइल ही है परंतु ये वर्ड हम मील यूज कर लेते हैं। तो 1 माइल की बात करें तो हमारे पास होता है 1.609 किलोमीटर। 1 मील में इतने किलोमीटर होते हैं। और पता है 1 मील में, 1 मील, मील हिंदी में बोलते हैं, मील को इंग्लिश में खाना बोलते हैं। ये होता है 5280 फीट, 5280 फीट। फीट को एफटी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बात हो गई हमारी मील की, माइल की, लंबाई की यूनिट। अच्छा, छोटी यूनिट, चूंकि हमें केमिस्ट्री पढ़ना है तो छोटी यूनिट की भी हमें बहुत जरूरत पड़ती है। तो छोटी यूनिट भी जरा हम देख लें। तो अब एक बात हम यहां पे ये करना चाह रहे हैं कि वॉल्यूम, जैसे किसी चीज का वॉल्यूम देना है, आयतन, आयतन की जब हम बात करते हैं तो आयतन बराबर मीटर क्यूब, क्योंकि 3 चीजें होती हैं ना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई की मीटर, चौड़ाई का मीटर और ऊंचाई की मीटर, तो मीटर क्यूब लिखेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि मीटर क्यूब को यदि हमें सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा तो हमें यह तो पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर क्यूब, तो इसमें भी पूरे में क्यू लगा दीजिए, आंकिक मान के साथ, नंबर परिमाण के साथ करेंगे तो 100 गुणा 100 गुणा 100, तो 1 मीटर क्यूब हो जाता है आपका 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, कितनी जीरो है? 6। हम ऐसे लिख दें 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए तो 1 मीटर क्यूब अपॉन 10⁻6, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये परिवर्तित ऐसे करते हैं, जैसे उन्होंने बोल दिया किलोमीटर पर आवर। ये हमारा सिस्टम में तो नहीं है किलोमीटर, इससे तो मीटर में बदलना पड़ेगा, तो दोनों को बदलना पड़ेगा। तो किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं? 1000 मीटर। और आवर को सेकंड में बदलना होगा तो 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। अब इसे सॉल्व कर दो तो आपका 2 3 जा और 2 5 जा, ये हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये होता है 1 किलोमीटर पर आवर। ऐसे एक इकाई दूसरी इकाई में परिवर्तित की जाती है, परंतु केमिस्ट्री में हमें कई बार जरूरत पड़ती है कि उन्होंने लीटर में आयतन दे दिया। आयतन कैसे दे दिया? लीटर में। 1 लीटर बोला, 1 लीटर बोला तो पता है इसका होता है, सिंपल सी बात है, 1 डेकामीटर क्यूब। डेकामीटर क्यूब यानी 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर क्यूब। अब यदि हमें 1 लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है तो एक बात सुनिए, ये आपको याद रखनी चाहिए, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। तो हम 10 को इधर ले आए तो 1/10⁻³ मीटर क्यूब इज इक्वल टू लीटर, ऊपर चले जाएंगे तो 10⁻³ मीटर क्यूब इज इक्वल टू लीटर। लीटर में तो हमें बहुत ज्यादा दिया ही जाता है,
तो लीटर को मीटर में बदलना बहुत मायने रखता है और ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको समझनी है। समझे ये बात? तो अब हम थोड़ी सी बात ताप की ओर कर लेते हैं। बाकी केजी में, केजी की बात, मास की बात कर लें तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 10⁻³ ग्राम बोल देते हैं। एक होता है क्विंटल, तो 100 kg इज इक्वल टू 1 क्विंटल होता है। तो हम क्विंटल तक जाते हैं, टन तक भी चले जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर यानी कि ताप। ताप के लिए हम बात करेंगे। देखिए आप, तो ताप के हमारे पास 3 मात्रक होते हैं। पहला मात्रक सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। दूसरा मात्रक है हमारे पास फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं। और तीसरा मात्रक है हमारे पास केल्विन, और केल्विन को हम केवल के लिखते हैं, इसे परम ताप कहते हैं। परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन। 3 होते हैं हमारे पास, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। अब क्यों होते हैं 3? सबसे पहली बात तो फैक्ट है, सबके आकार थोड़े थोड़े अलग अलग होते हैं, मतलब इन दोनों के आकार तो सेम होते हैं। ये केल्विन, पता है केल्विन का जन्म उन्होंने वो लिया कि यदि 0 केल्विन हो जाए, इसे परम शून्य कहते हैं, एब्सोल्यूट 0। इस 0 टेम्परेचर पर पूरे विश्व का वॉल्यूम खत्म हो जाएगा। तो शुरुआत से शुरू किया, इसलिए हमें परम ताप लेना पड़ता है। परंतु इन सब में हम एक रिलेशन की बात करें तो देखना जरा, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 इज इक्वल टू के माइनस 273.15/5। और ये 0.15 हम जनरली नहीं लिखते हैं, 273 ही लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपका 273 हो गया, के माइनस 273/5। अब इससे हम एक को दूसरे में बदल सकते हैं। देखो, यदि हमें इन दोनों को बदलना है तो ये दोनों यूज ले लेंगे, मतलब डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9, ये हो जाएगा। अब डिग्री सेल्सियस हम 1 डिग्री सेल्सियस कर दें कि 1 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, तो क्या कर रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदल लो, बदल ना। तो इसकी जगह अपन 1 लिख दें तो 1/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। बस अब तो कैलकुलेशन बचा है, कैलकुलेशन बचा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। 9/5 इज इक्वल टू डिग्री F माइनस 32। और यदि डिग्री F निकालना होगा तो ये क्या होगा, डिग्री F इज इक्वल टू हो जाएगा 9/5 प्लस 32। तो डिग्री F इज इक्वल टू हो जाएगा, 5 एलसीएम ले लिया, 9 प्लस 160। तो डिग्री F इज इक्वल टू हो जाएगा 169/5। तो डिग्री F इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 1 बचा, 5 3 जा फिर 15, 33.5 3 15, 5 3 15, 8, इतना होगा डिग्री फ़ारेनहाइट। इतना अंतर आ जाता है दोनों में। तो ये थे हमारे कुछ ताप के टेम्परेचर। तो सबको एक दूसरे में बदल सकते हैं, ये दोनों का यूज करना पड़ेगा। तो इन दोनों को, डिग्री सेल्सियस C/5 इज इक्वल टू के माइनस 273/5, 5 से 5 कैंसिल, मतलब डिग्री सेल्सियस के माइनस 273। यदि केल्विन को देखो, हाँ केल्विन को सेल्सियस बदलना है तो उसमें से 273 माइनस कर दो, क्योंकि परम शून्य होता है, एब्सोल्यूट 0 होता है। परम शून्य इज इक्वल टू माइनस 273 केल्विन, ये परम शून्य होता है। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। और बहुत ज़्यादा यदि आपको यूनिट सिस्टम पढ़ने हैं, समझने हैं, तो आप फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन वाला वीडियो देख सकते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। और अब हम यहाँ पे बात करेंगे केमिस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट, और उस यूनिट का नाम है मोल। तो
अब हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की, मोल अवधारणा की। अरे छोटे, आज तो तू पढ़ाई कर रहा है। हाँ यार, एग्जाम आ गए मेरे। अच्छा, तो तू ये बता, मंकी को हिंदी में क्या कहते हैं? अरे ये तो बहुत सिंपल है, बंदर। अबे तूने किताब में से देखकर बताया। नहीं बड़े, मैंने तो तुझको देख के बताया है। अबे मस्ती कम कर, स्टेज पे पढ़ाई कर। तो दोस्तों, अब हम केमिस्ट्री का एक अति महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसके बिना केमिस्ट्री संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बिना मापन के कोई भी रसायन, कोई भी कंपाउंड, कोई भी सब्सटेंस हम कैसे लेंगे? तो केमिस्ट्री में पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए एक बहुत अच्छी इकाई दी हुई है और इस इकाई को मोल कहते हैं। पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहले हम इकाई तो पढ़ ही चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि परमाणु और अणु इतने छोटे होते हैं कि जिनका मापन लगभग असंभव सा होता है, परंतु ये जो मोल है ना, वो उन्हें माप देता है। तो मोल संकल्पना आज का टॉपिक है हमारा, मोल संकल्पना। इसको एसआई में यदि हम लिखते हैं तो इसे MOL लिखते हैं, मोल। तो पहला क्वेश्चन कि ये मोल है क्या, सबसे पहला क्वेश्चन। तो मोल हम यहाँ पे एक बार और लिख देते हैं, और मोल हम यहाँ बोलेंगे कि ये रसायन की विशिष्ट इकाई है। विशिष्ट, ऐसा कोई भी नहीं है, जैसा मोल है वैसा कोई भी नहीं है। देखिए, हम आपको एक बात बताते हैं, यदि आप किलोग्राम लेंगे तो उसका द्रव्यमान बताएगा, यदि आप मीटर लेंगे तो उसकी लंबाई बताएगा, और यदि आप डिग्री सेल्सियस लेंगे तो ताप बताएगा। मतलब ऐसी दुनिया में कोई इकाई थी ही नहीं कि जो अकेली वो इकाई बताएं तो उसका द्रव्यमान भी बता दे और उसके साथ साथ उसमें कितनी संख्या है ये बात भी बता दे। मतलब जो रसायन की विशिष्ट इकाई इसलिए है कि दो जानकारियां एक साथ देती है, दो जानकारियां एक साथ प्रदान करती है। हाँ जी, ये ही है मोल। दो बातें हमें पता लग जाती हैं। यदि आपने किसी का मोल बता दिया तो अब आपको दो बातें पता लगेंगी, टू इंफॉर्मेशंस। तो मोल इज ए स्पेसिफिक यूनिट ऑफ केमिस्ट्री, गिव्स टू इंफॉर्मेशन, दो जानकारी देती हैं। अभी तक ऐसी कोई भी इकाई नहीं थी जिससे हमें दो चीजें पता लगें। कोई भी इकाई एक विशेष इकाई होती है, वो अपनी बात केवल बताती, परंतु ये दो जानकारियां प्रदान करती है। पहली जानकारी होती है द्रव्यमान, और जो दूसरी जानकारी होती है वो संख्या। मतलब हमें संख्या भी पता लग जाती है मोल से, और द्रव्यमान भी पता लग जाता है। यदि उन्होंने बोला कि वो इतने मोल है तो हमें दो बातें पता लग जाएंगी कि उसका द्रव्यमान कितना है, उसका मास कितना है, और उसके नंबर कितने हैं। द्रव्यमान कैसे पता करेंगे? द्रव्यमान हमें कैसे पता लगेगा पता है? यदि कोई परमाणु है तो जितना परमाणु भार है उतने ही ग्राम, जितना परमाणु भार है उतने ही ग्राम ले लें तो एक मोल होता है। आपको समझ में आया कि यदि कोई चीज एक मोल दी है तो उसका परमाणु भार देखिए कितना है, उसमें ग्राम लगा दो। यानी द्रव्यमान में ये देता है आपको ग्राम परमाणु भार।
ग्राम लग गया परमाणु भार में तो उसे ग्राम परमाणु भार बोलते हैं, और यदि अणु हैं तो उसमें भी ग्राम लगा दो, ग्राम अणु भार। मतलब बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। हमें परमाणु भार अणु भार पता है, पढ़ चुके हैं, उसमें केवल ग्राम लगाना है, केवल ग्राम लगाना है तो वो मोल हो जाएगा। मतलब मोल का मतलब होता है ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार। परंतु इसमें एक मजेदार बात यह है कि जब परमाणु भार को हम ग्राम में ले लेंगे तो उसमें जो संख्या आएगी वो आएगी 6.022 इंटू 10⁻23, और इस संख्या को एवोगैड्रो नाम के वैज्ञानिक ने दी थी, इसीलिए इसे बोलते हैं एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर। तो 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होती है? एवोगैड्रो नंबर होती है। तो दो बातें पता लग गई यार। भाई आप 1 किलो आलू लेने गए तो 1 किलो आलू आएंगे, आपको नहीं पता कि वो आलू में कितने आलू चढ़ेंगे, क्योंकि आलू का आकार अलग अलग होता है ना, साइज अलग अलग होता है। तो यहाँ पे परमाणुओं और अणुओं में यदि हमने उनको ग्राम परमाणु भार और ग्राम अणु भार में बदल दिया, द्रव्यमान भी कह सकते हैं, हमने यहाँ पे बोला परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हैं, क्योंकि हम व्यवहारिक रूप से द्रव्यमान उपयोग में लाते हैं। समझ में आई आपको? इसलिए कंफ्यूज मत होना, परंतु दोनों में अंतर आपको पता है, हम बता चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। तो जब किसी परमाणु भार या अणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो वो ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार होता है, और इसी को मोल कहते हैं। तो एक परमाणु का परमाणु भार आप देखो, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल दें, जैसे ऑक्सीजन है, इसका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कितना है? 16 है ना। हमने क्या बोला? व्यवहारिक रूप से हम परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं, 16 है, तो 16 ग्राम ले लो, ये 16 ग्राम 1 मोल हो गया, तो कोई टेंशन ही नहीं है हमारे पास अब। परंतु इसमें परमाणुओं की संख्या जो होगी वो होगी 6.022 इंटू 10⁻23 किसी भी हालत में। तो हमें दो चीज पता लग गई, यदि हमने 16 ग्राम ऑक्सीजन ली तो वो 1 मोल हो गया। उल्टा बोलो कि उनने आपको 1 मोल ऑक्सीजन दी। अब हमें यहां से दो जानकारियां पता लग गई हैं। पहली जानकारी कि 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब है 16 ग्राम ऑक्सीजन, और दूसरी जानकारी इसमें परमाणुओं की संख्या है 6.022 इंटू 10⁻23। ये दो जानकारियां हमें मोल देता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आप मोल की परिभाषा कैसे दोगे? तो दो तरीके हैं, आप केवल सुन लें, इससे कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। तो मोल रसायन की एक विशिष्ट इकाई है, जो दो जानकारियां प्रदान करती है। नंबर 1 भार द्रव्यमान और नंबर 2 संख्या, है ना। ये लिखा भी है कि मोल रसायन की विशिष्ट इकाई है, जो दो जानकारियां एक साथ प्रदान करती है, एक द्रव्यमान और दूसरी संख्या। या फिर दूसरी तरीके से बोलें कि यदि परमाणु का मतलब परमाणु ही होता है, परमाणु या अणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाए, ग्राम में व्यक्त किया जाए तो वो 1 मोल होता है। एक परमाणु है, हमने यहां पे सिंगल उसमें लिखा है, परमाणु या अणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाए तो वो 1 मोल होता है। यानी ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार मोल होता है। अब अच्छा एक बात बताओ कि यार कैसे ग्राम में व्यक्त कर दोगे? कैसे कर दोगे? आपको पता है कि परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान या तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का जोड़ है या फिर एक अनुपात है।
मतलब वो कहते हैं कि तुम उससे 3 गुने ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो 3 में ग्राम लगा दें, तुम तो उससे 3 ग्राम इंटेलिजेंट हो। ये बात तो ठीक नहीं है, परंतु यहां पे ये बात उचित होती है क्योंकि किसी के भी परमाणु भार में या अणु भार में ग्राम लगा दिया जाए तो उसमें संख्या इतनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23, जिसे कि एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। तो एक बार फिर से बोल दें कि रसायन में एक विशिष्ट इकाई मोल होती है, दो जो एक साथ साइमल्टेनियसली 2 जानकारियां प्रदान करती है, एक तो द्रव्यमान या भार और दूसरी संख्या, और इस संख्या को हम बोल देते हैं एवोगैड्रो संख्या, है ना। तो मोल इज ए स्पेसिफिक यूनिट ऑफ केमिस्ट्री, गिव्स 2 इंफॉर्मेशन, नंबर फर्स्ट मास, नंबर सेकंड नंबर, एंड नंबर इज एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो संख्या होती है। तो ये तो मोल हो गया। अब हम यहाँ पे किसी बहुत सी चीजों के पता करें, बनमोल, और कुछ फार्मूले भी निकालेंगे अपन, कुछ फार्मूले भी निकालेंगे। मोल तो हम पढ़ ही रहे हैं, है ना, इंग्लिश में ही इसकी इकाई लिखी जाती है और MOL लिखा जाता है। MOL ही इसकी स्पेलिंग है, परंतु MOL लिखा जाता है ऐसा यूनिट में, ये याद रखो। यहां पे हम पहले कुछ परमाणुओं की बात कर लें, यहां पे कुछ हम परमाणु ले लें। परमाणु हमने सबसे पहले ले लिया हाइड्रोजन। अब इसका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान हम तुम्हें बता चुके हैं यार, एक बार और बता दें कि भार और द्रव्यमान में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। सामान्यता फिजिक्स में भार का मतलब होता है गुरुत्वीय आकर्षण बल और द्रव्यमान का मतलब होता है पदार्थ की मात्रा। परंतु यहां पे हम इन दोनों को अलग अलग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परमाणु और अणु इतने छोटे होते हैं कि पृथ्वी इन्हें बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं करती, इसलिए जो द्रव्यमान होता है लगभग वो ही बाहर होता है, 0.00 में कुछ चेंज होता है। तो इतना परिवर्तन तो चलता है यार। मतलब 10,000 ₹2 का कोई सामान तुम लेके आओगे तो उसे ₹2 खुले अलग से दे के आओगे, तो हटा देते हैं, 10,000 की बात होती है ना। तो फाइनली इसका परमाणु भार होता है 1, और इसी को आप बोल दो ग्राम परमाणु भार। और तुम्हें पता है कि ग्राम परमाणु भार का मतलब तो मोल होता है, तो ये 1 ग्राम हो जाएगा, और 1 ग्राम का मतलब होता है 1 मोल। ऐसे लिखेंगे मोल, है ना। वैसे माँ में ओ की मात्रा और ला भी लिख सकते हो, परंतु ये सिस्टम है तो इस सिस्टम को फॉलो कर लें। 1 मोल, और इसमें जो संख्या होगी, वो जो संख्या है वो संख्या होगी 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो संख्या। मतलब यदि आप हाइड्रोजन को 1 ग्राम तौल के लेके आएंगे तो उसे 1 मोल बोलेंगे हम, कि उस पदार्थ की मात्रा 1 मोल है, और उसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या है वो है 6.022 इंटू 10⁻23। 2 बातें पता लग गई, मजा आया कि नहीं। हाँ, 2 एक साथ, यार किसी भी चीज में 2 चीजें एक साथ पता नहीं लगती। हम आलू की बात कर रहे थे, आलू का आकार अलग अलग होता है। जब हम 1 किलो आलू लेंगे तो हमें नहीं पता कि उसमें कितनी संख्या चढ़ेगी, बड़े बड़े हुए तो कम चढ़ेगी, छोटे छोटे हुए तो ज्यादा चढ़ेगी। परंतु यहाँ पे हमें पता है कि जो परमाणु छोटा होगा उसका परमाणु भार भी कम होगा, है ना, तो उसके मोल में कम तो लेंगे। 1 ग्राम ही लिया हाइड्रोजन। दूसरा देखो, जैसे हाइड्रोजन के बाद हम बात कर लें हीलियम। हीलियम का परमाणु भार होता है 4, हाइड्रोजन से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो हमें कितना लेना पड़ेगा इसे, 4 ग्राम, क्योंकि जितना परमाणु भार है उतने ही ग्राम हमें लेना पड़ेगा। तो 4 ग्राम का मतलब होगा 1 मोल, और 1 मोल का मतलब इसमें जो परमाणुओं की संख्या होगी वो होगी 6.022 इंटू 10⁻23। अभी हम केवल परमाणुओं की बात करते हैं। मोल परमाणु और अणुओं दोनों के लिए सही है और दोनों का मापन होता है इससे। अभी तो जरा इसकी बात और करें, जैसे कि हम नाइट्रोजन ले लें। नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14,
तो यहां पे हम 14 ग्राम ले लें, 14 ग्राम ले लें तो ये बनमोल हो जाएगा और इसमें संख्या यही हो जाएगी ऊपर वाली एवोगैड्रो संख्या। चलो और भी लेते हैं अपन। नाइट्रोजन के बाद अपन ने सल्फर ले लिया। गंधक, गंधक का होता है 32, तो इसे कितना ले लेंगे 32 ग्राम। तो गंधक को 32 ग्राम तोलना पड़ेगा 1 मोल के लिए, क्योंकि बड़ा है ना यार। देखो यार 1 किलो में जितने अंगूर चढ़ते हैं उतने ही आलू चढ़ेंगे क्या, और उतने ही तरबूज चढ़ जाएंगे क्या? नहीं, बड़ा है तो ज्यादा, तो 32 ग्राम में इतनी संख्या होती है इसमें, क्योंकि ये बड़ा है ना, ज्यादा तोलना पड़ेगा। परंतु 32 ग्राम का मतलब 1 मोल होता है। और अभी हम मोल लिख रहे हैं, इकाई नहीं लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6.022 इंटू 10⁻23 इसमें परमाणुओं की संख्या हो जाएगी। वेरी गुड। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि हर परमाणुओं का आकार अलग अलग होता है, तो इतनी संख्या के लिए उन्हें अलग अलग अमाउंट लेना पड़ेगा, मात्रा लेनी पड़ेगी। तो फैक्ट है जो बड़ा है उसका परमाणु भार भी तो ज्यादा होगा, तो ज्यादा तो लेगा। तो सिंपल सी बात है। अब आप कभी नहीं भूलें, जिंदगी भर के लिए इसे क्लियर कर लें, गांठ बांध लें कि जितना परमाणु भार उतने ही ग्राम का मतलब 1 मोल होता है। और किसी भी चीज का 1 मोल ले लो, किसी का भी ले लो, अरे काले चोर का ले लो 1 मोल, संख्या तो इतनी होगी। संख्या तो काले चोर का 1 मोल क्यों लेंगे, चोर को तो हम तराजू पे तोल लेंगे। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं ना, दिखती नहीं है, पकड़ाती नहीं है, इसलिए मोल की बात की है हमने। तो सिंपल। एक और बहुत बड़े वाले की बात कर लें, यूरेनियम, जिसका बम बनता है, बम। इसके 2 होते हैं, परंतु अपन 235 वाले 235 इसका परमाणु भार हो गया। जिसका 235 परमाणु भार होता है ना, वो ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि बम इससे बनता है। और एक और यूरेनियम होता है जिसका परमाणु भार 238 होता है, उसका बम नहीं बनता, उसे इसमें बदलना पड़ता है। और 238 को 235 में बदलने को प्रवर्धन कहते हैं, इनरिचमेंट इंग्लिश में कहते हैं। तो इसे इतना ही लेना पड़ेगा, बड़ा है तो ये हो जाएगा 235 ग्राम। और 235 ग्राम का मतलब 1 मोल होता है, और ये नंबर इतनी होती है। अब मोल बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आपको आया। तो ये बात परमाणुओं के लिए थी, तो मोल की बात तो अणुओं के लिए भी होती है। तो हम कुछ अणुओं के लिए भी मोल की बात करते हैं। और हम फिर से बोल रहे हैं कि इस वीडियो से मोल आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाना चाहिए, आना ही चाहिए, बहुत जरूरी है ना। तो अब हम परमाणु की जगह अणु ले लेते हैं। चलो इसे तो हम मिटा देते हैं, और अब ये यहीं लिखा रहने देते हैं। ये तो मिटाना पड़ेगा क्योंकि परमाणु की जगह अणु लिखना पड़ेगा। अब यहां पे हम अणुओं की बात कर लेते हैं। अणु, कुछ अणु लेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे अणु भार, फिर उसे ग्राम में बदल देंगे, ग्राम अणु भार। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु मिल जाते हैं तो उसे अणु कहते हैं। ये तो हमने बचपन में ही पढ़ लिया था, जब बहुत छोटे थे तब, है ना, पढ़ लिया था ना। तो अब अणु की बात, सबसे पहले हम बात करते हैं H2। 2 हाइड्रोजन मिल गए, हाइड्रोजन अणु मिल गया। और मार्केट में हाइड्रोजन H2 के ही फॉर्म में रहता है, H के फॉर्म में नहीं रहता। H अकेला लिखा है तो नवजात हाइड्रोजन कहते हैं उसे, वैसे वो मिलता ही नहीं है। 2 हाइड्रोजन मिलके H2 बना लेते हैं। तो जितनी भी हाइड्रोजन गैस है ना, जो गुब्बारों में भरती, वो उड़ते हैं ऊपर, वो H2 होती है। मतलब ये परमाणविक अवस्था में नहीं रहता, ये आणविक अवस्था में रहता है। तो H2 मतलब अणु हो गया। 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, तो 1 का परमाणु भार 1 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा 2, तो ये अणु भार हो गया। तो ये हो गया अणु भार 2। अब हमें 2 ग्राम लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन मिलके 1 बना है ना। देखो वहां हाइड्रोजन अकेला था तो 1 ग्राम लिया था हमने, तो 1 मोल हुआ था, तो 1 H था। परंतु अब 2 हो गए, 2 मिलके 1 बने, अब ये 1 गिना जाएगा ना, H2 हो गया है ना।
तो इसे फैक्ट है, दुगने दुगने लेना पड़ेगा, नहीं तो ये तो आधे ही चढ़ेंगे, क्योंकि 2 मिलके एक हो गए, इसलिए हमने यहाँ पे 2 ग्राम ले लिया है। तो ये रहस्य आपको समझ में आया? हाँ, हमारे धर्म में सूत जी महाराज ने बहुत से रहस्य बताए हैं। तो यहाँ पे केमिस्ट्री महाराज आपको बहुत से रहस्य बताएंगी। तो 2 ग्राम ले लिया, और 2 ग्राम का मतलब होता है बनमूल। अब अपन इकाई वाला मूल लिख रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, ये अब इकाई हो गई, पहले उसका नाम था बनमूल, और संख्या तो उतनी होगी 6.022 इंटू 10⁻23। लो, वो कह रहा सर ऐसा कैसे हो सकता? देखो, वो अभी तक नहीं समझा, इतना समझाने के बाद भी नहीं समझा। भैया संख्या इतनी होगी, क्योंकि 2 मिलके 1 हो गए, तो हमने भार भी तो डबल हो गया है, अणु भार भी तो दुगना हो गया, दुगना तोला। हाइड्रोजन को 1 ग्राम तोला था तो इतने थे, क्योंकि 1 को 1 गिनते, यहाँ पे 2 को 1 गिनेंगे, क्योंकि 2 मिल चुके हैं, बंध बना चुके हैं, बॉन्डेड हैं। ये समझना जरूरी है। दूसरी गैस की बात करें तो O2, ऑक्सीजन भी O2 के ही फार्म में मिलती है, आणविक अवस्था में मिलती है, परमाणविक अवस्था में नहीं मिलती। और जो परमाणविक अवस्था होती है ऑक्सीजन की, उसे नवजात बोलते हैं, नैसेंट बोलते हैं। तो नवजात नहीं मिलती यार, नवजात बच्चा है, कोई जन्म लिया है 2-3 महीने का, क्या तुम्हें वो बाहर घूमते मिलेगा? इसीलिए नवजात कहते हैं, क्योंकि नवजात बाहर नहीं घूमते, है ना। तो बाहर कौन घूमते हैं? बाहर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो घूमते हैं, घुमक्कड़ प्रजाति के हो जाते हैं वो। O2 1 का 16 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 32। 16 दूनी 32, तो यहाँ पे हमें 32 ग्राम लेना पड़ेगा, और 32 ग्राम लेंगे तो ये बनमोल होगा। और इसमें नंबर आप अणुओं की संख्या आ रही है, क्योंकि अब हम अणु भार ले रहे हैं। हाँ, जब परमाणु भार लेते हैं तो परमाणुओं की संख्या मिलती है, जब अणु भार लेते हैं तो अणुओं की संख्या मिलती है। ये क्या बात हुई यार? जब हम आलू खरीदने जाते हैं तो आलू लेके आते हैं, जब हम टमाटर खरीदने जाते हैं तो टमाटर लेके ये क्या बात हुई समझाने की? वेरी गुड। चलिए, अब O3 आमिर खान की O3, ओजोन गैस का फार्मूला है। 16 1 का होता तो 3 का कितना हो जाएगा? 48, 48, तो हमें कितना लेना पड़ेगा यहाँ पे? 48 ग्राम, और ये होगा बनमोल, और इसमें संख्या ये होगी। अब थोड़ा सा मिक्स वाले अलग अलग परमाणु, H2O ही ले लो, H2O, H का 2, O का 16, और ये बराबर कितने हो गए? 18। तो हमें कितना लेना पड़ेगा? 18 ग्राम पानी लेना पड़ेगा, तो ये बनमोल होगा। और इसमें पानी के अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होगी। कैसी रही? समझ में आ रही है ना बात? हाँ, बाबा रामदेव कहते हैं समझने से समझ में आता है, करने से होता है। तो समझो तो समझ में आएगा। अमोनिया ले लो आप, NH3, नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का 1 होता तो 3 है, तो 3 हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। 17 हो जाएगा तो हमें NH3 17 ग्राम लेना पड़ेगा, और 17 ग्राम लेंगे तो हम शान से बोलेंगे कि वो बनमोल है। अरे यार, फिर हमने ऐसा लिख दिया, ये इकाई के साथ लिख रहे हैं, और उसमें हम ये भी बता देंगे कि उसके पर अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23, जिसे कि हम एवोगाड्रो संख्या कहते हैं, उतनी होती है। एक तो और ले लो यार, बोर मत होना यार, एक आध 2 और देखते हैं अपन। H2SO4, H 2 है, 1 का 1 होता है तो 2 का 2, सल्फर का 32 प्लस 16 होता है, 16 चुक्को 64, 4 हैं तो 64 हो जाएगा। तो हमें लगता है कि 98 हो जाएगा, तो इसे हम कितना ले लेंगे? 98 ग्राम ले लेंगे। 98 ग्राम ले लेंगे तो ये बनमोल हो जाएगा, और बनमोल हो जाएगा तो इसकी संख्या हो जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23। देवानंद,
अच्छा, वो नकल करते तो उनके जैसे तो होती नहीं है, तो नाम बताना पड़ता कि हम उसकी नकल करते हैं। पता हमें हमें जेबरा की आवाज़ निकालना आता है, हमें चींटी की आवाज़ भी निकालना आता है। हाँ, बहुत सी आवाज़ निकाल लेते हैं। जेबरा और चींटी की आवाज़ सुनाए? सुनो, सुनी? सर आप कुछ बोले ही नहीं, तो वो भी नहीं बोलते, वो भी कहाँ बोलते हैं, वो भी चुप रहते हैं। दोनों की कोई आवाज नहीं आती थी, इसलिए हमने उन दोनों की आवाज निकाल के बता दी आपको। तो अब आप मूल संकल्पना बहुत अच्छे से समझ गए हैं, ऐसा हमारा मानना है, और इसे आप भी मानो और हमारे मानने को सच सिद्ध करो। तो ये मूल, अब हम इसमें कुछ फार्मूले निकालते हैं, रटते नहीं है, निकालते हैं। देखो समझिए, फार्मूला हम निकालते हैं एक सवाल करके। सबसे सरल से सरलतम सवाल करते हैं। ठीक, उनने क्या बोला, हमारे पास 40 ग्राम सोडियम है, 40 ग्राम सोडियम यानी कि Na है। तो ये 40 ग्राम सोडियम का मतलब कितने मोल? अच्छा, ऐसी भाषा लिख के क्या लिखते हैं, 40 ग्राम सोडियम है, कितने मोल होगा, है ना, संक्षेप में बोला है हमने। तो यार, सोडियम का जो परमाणु भार होता है ना, परमाणु भार ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23। 23 में 23 ग्राम ले लेंगे तो 1 मोल हो जाएगा। तो लिखो ना यार, 23 ग्राम सोडियम बराबर 1 मोल। तो 1 ग्राम सोडियम कितने का होगा? ये हो जाएगा 1/23 मोल। ये 1 ग्राम का होगा। कितने ग्राम दिया उन्होंने? तो 40 ग्राम कितने का होगा, कितने मोल होगा? 1/23 इंटू 40 मोल। 23 दूनी 40। पहले ही समझ में आ रहा था यार कि 2 मोल है, तो आंसर है 2 मोल। 23 में 1 मोल होता है, जितना परमाणु भार होता है उतने ग्राम में 1 मोल होता है, और 40 ग्राम दिया है तो 2 मोल होंगे। तो यहां आया क्या, ऊपर जो मास दिया था वो, और नीचे जो उसका परमाणु भार है। तो परमाणुओं के लिए बात कर रहे हैं। यदि हमें मोल निकालना है तो मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान, जो कि 40 दिया था, बटे परमाणु द्रव्यमान या भार। कंफ्यूजन तो खत्म हो ही चुका है। ये पहला फार्मूला आ गया। अब आप इस फार्मूले से सीधे निकाल सकते हो। कैसे? अब हम देखें। एक दूसरा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। उन्होंने बोला 294 ग्राम H2SO4 दिया है। मोल निकालिए। मोल इज इक्वल टू कितने? समझ में आ रहा है ना सवाल कैसा लिखा है? तो H2SO4 का अणु भार हमने निकाला था। इसका जो अणु भार होता है थोड़ी देर पहले ही निकाला था, तो इसलिए दोबारा नहीं निकाल रहा है। अणु भार इस फार्मूले में रख दो। मोल इज इक्वल टू, अच्छा यहां पे हमने आपको बताई थी परमाणु की, और यहां पे अणु लिख दिया। तो रुको 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 रुको, थोड़ा सा रुक जाओ। यदि परमाणु की जगह अणु हुआ, ये तो परमाणु हो गया, और यदि अणु हुआ तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, परमाणु द्रव्यमान की जगह अणु द्रव्यमान लिख देंगे, बस। तो ये यहां पे अणुओं के लिए यदि हमें मोल निकालना है तो दिया गया, अब वो दिया गया कौन है? दिया गया तो अणु है। दिया गया द्रव्यमान अणु का है ना, अपान अणुभार। अणुभार लिख दे इस बार,
अणु द्रव्यमान भी होता है अणु भार। देखो ये वाला फार्मूला लगाओ, ये आपका दूसरा फार्मूला था। तो दिया गया द्रव्यमान है 294 और अणु भार है 98, और 294 का मतलब 6 नहीं होता है सर। तो ये 8 3 24 9 3 27, ये 3 मार गए तो 3 मोल हमारा आंसर आ गया। लो, ऐसे सड़े हुए सवाल होते हैं इसके, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम इसे छोड़ नहीं सकते। तो ड्रिंक इंटरवल, पानी पी पी कर समझाऊंगा मैं आप लोगों को। हाँ, तो अब आप देखिए, अभी तो हमने एक तरीके से कर दिया। अब आपको पता है 1 मोल में ऐसे लिखे, ये पहला फार्मूला तो हम यहां पे लिख देते हैं, यहां पे हमारे पास पर्याप्त जगह है, और यहां पे हम लिख देते हैं यदि हमें मोल निकालना है शुद्ध हिंदी में, दिया गया द्रव्यमान अपान अणु या परमाणु, दोनों एक साथ लिख दें, द्रव्यमान या भार, मोल निकल गया, पहला फार्मूला आ गया। ये दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हो, वहां पे हमने थोड़ा सा आलसीपन कर दिया। आलसीपन अच्छा होता है, इसे शॉर्टकट बोलते हैं। वैसे शॉर्टकट सफलता का रास्ता नहीं है, नो एनी शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, सब लॉन्ग कट होते हैं, लॉन्ग कट। अब उनने क्या बोल दिया आपको, उन्होंने बोला H2 के हाइड्रोजन परमाणु ले लें, पहले परमाणु ले लें, H परमाणु के हाइड्रोजन परमाणु के 10 परमाणुओं का भार बताइए, बतलाइए। भार या द्रव्यमान छोटे होने के कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इन पे लगभग नगण्य लगता है, इसलिए भार और द्रव्यमान को हम एक ही बात कह देते हैं, जो कि एक होती नहीं है परंतु यहां पे हो जाती हैं। हाँ, बार बार एक ही बात समझा रहे हैं हम आपको। तो H परमाणु के 10 परमाणुओं का भार बताइए। तो H का परमाणु भार क्या है, ये इनका परमाणु भार जो है वो है 1। तो 1 ग्राम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मोल। और 1 मोल में संख्या कितनी होगी, 6.022 इंटू 10⁻23। वाह सर, आपने तो बिल्कुल नई बात बता दी, इतनी देर से क्या घास काट रहे थे। तो सुनो, इतने इसके परमाणु ले लें तो उनका भार 1 ग्राम होता है। तो हमें ऐसे लिख देना 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का भार बराबर 1 ग्राम। तो एक परमाणु का भार कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1/6.022 इंटू 10⁻23। कितना पूछा है इन्होंने, तो 10 परमाणुओं का भार कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10। परमाणुओं की संख्या निकाली थी, दिए गए परमाणु बटे एवोगैड्रो संख्या, यानी परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला हो गया ना, परमाणुओं, अरे सॉरी यार, इतनी गलत बात बोल देते हैं हम कई बार। ये इतना ग्राम आएगा, है ना, 1 ग्राम, ग्राम था, भार निकाला था बेटा, परमाणुओं का भार, परमाणुओं का भार। तो हमें क्या निकालना है, दिए गए परमाणुओं का भार बराबर संख्या, क्या हो जाएगी, परमाणुओं की संख्या बटे
एवोगैड्रो संख्या, वो तो 6.0 एवोगैड्रो संख्या। दी गई संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या बाहर निकल जाएगा। अणु होते तो अणुओं का भार होता तो कुछ नहीं, अणुओं की संख्या हो जाती, अणुओं की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या। इतने परमाणुओं का भार 1 ग्राम, तो एक परमाणु का भार इतने बटे इतने ग्राम, तो 10 परमाणुओं का भार निकालने के लिए गुणा 10 कर दिया, तो भैया अणु और परमाणुओं का भार निकला। अणु भार नहीं है ये उन्होंने जितने हमें दिए हैं उनका भार है। तो भार निकालना है, भार अणु हो या परमाणु हो, तो क्या हो जाता है, संख्या, उनकी संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो संख्या। और यार ये तुम्हें पता है ना 6.022 × 10⁻23 होती है। कितनी बार बताना पड़ेगा यार, सर डांटो मत, हमें पहले से ही पता है यार। अब वो वीडियो में और प्रैक्टिकली सामने पढ़ाने में एक अंतर तो होता है ना। यहाँ तुम हमें दिख नहीं रहे हो सकता है तुम डांस करते हुए पढ़ रहे हो सकता है तुम खाना खाते हुए पढ़ रहे हो, चिप्स कुरकुरे खाते हुए पढ़ रहे हो सकता है ना। हाँ, हो तो ये सकता है कि तुम पढ़ ही नहीं रहे हो सकता है ना, परंतु ऐसा नहीं हो सकता। पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ने वाले बच्चे ही अणुओं का, देखो क्या लिखा हमने, अणुओं का भार लिखना था यहाँ पे। ऐसा जल्दी मत किया करो सर, जल्दी में हो जाती है ये सब चीजें। अणुओं का भार है, वो अणुओं का कार नहीं है। तो ठीक है। अब हमारे पास दूसरा आ गया। चलो, अब यदि हमें अणुओं की संख्या निकालनी है, मोल नहीं निकालना, पहले ही वाला करेंगे, पहले ही बार बार एक ही बार करेंगे। सर आपको एक ही आता है क्या? हमसे वो कह रहे हैं कि 46 ग्राम आपके पास सोडियम है, उसमें कितने सोडियम परमाणु, सोडियम का मतलब है ना होता है परमाणु होंगे, बताओ कितने होंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन निकाल लें मोल। तो सोडियम का परमाणु भार 23, तो 23 ग्राम यानी कि 1 मोल। तो 1 ग्राम यानी कि 1/23 मोल। लो, तो कितने ग्राम दिया है? 46 ग्राम। सीधा फार्मूले में सकते थे सर, 46/23 बराबर 2 मोल। 2 मोल आ गए। एक मोल में परमाणु, अणु होते तो अणु भी हो सकते थे ना, हो सकते हैं। परमाणु बराबर 6.022 × 10⁻23। तो 2 मोल में कितने होंगे? ये हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 × 2, दुगने। ये हमारा आंसर हो गया। परमाणु की जगह अणु ले सकते थे, सोडियम तो परमाणु है। तो क्या आया? एवोगैड्रो संख्या गुणा मोल बराबर क्या आ गया? नंबर ऑफ परमाणु। यानी हमारे पास एक और फार्मूला पधार चुके हैं, परमाणुओं की संख्या बराबर, ये क्या है? एवोगैड्रो संख्या गुणा मोल, दिए गए मोल। लो भैया, तीसरा आ गया। अणु होते तो ये हो जाता अणुओं की संख्या बराबर, यही अणुओं के मोल हो जाते। तो अब हम यहाँ पे संख्या करके लिख दें, संख्या इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 × नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल। किस मोल पे खरीदोगे इसे? किस मोल पे खरीदोगे? हाँ, वो जो डेली सोप होते हैं ना सीरियल, एक बात बार बार रिवाइज करते ना,
कितनी बार मैंने कहा, कितनी बार? एक हाथ दो खींच के तो चैट 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 4 बार पड़ेगा चढ़ना। डेली सोप जो सीरियल आते हैं ना टीवी पे, उनकी बात कर रहे हैं हम। तो संख्या ऐसे निकालेंगे। इसका एक और फार्मूला बना सकते हैं अपन, परमाणुओं की संख्या का, क्योंकि मोल का भी फार्मूला लिख दो। मोल का फार्मूला वो लिखा है, गिवन अपान एटॉमिक यार मॉलिक्यूलर। इंग्लिश बोलते हो सर आप, अंग्रेजी क्यों बोलते हो सर? तो हम यहां पे लिखेंगे परमाणुओं की संख्या बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू, इसे मिटा दो, इसे मिटाना ही उचित है। कितने स्वार्थी हैं सर, अब उसकी जरूरत नहीं बची तो आपने उसको नष्ट कर दिया। यही प्रकृति का सिद्धांत होता है, यूजलेस जो चीजें होती हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे मोल लिखना था, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में भी मोल का मतलब मोल ही होता है। मोल का फार्मूला लिख दो, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू मोल, मतलब दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक या परमाणु। अणु होगा तो आणविक यार, परमाणु होगा तो परमाणविक। परमाणविक द्रव्यमान, ये हमारे पास एक और नया फार्मूला है। इतना बड़ा फार्मूला वहां नहीं लिख रहे हैं दोबारा, इतने सारे फार्मूले, परंतु ये फार्मूले क्या हमने याद किए हैं? ये फार्मूले तो हमने मूल कॉन्सेप्ट से निकाले हैं। यस, ये फार्मूले हमने निकाले हैं यार। कुछ इसके किताब के न्यूमेरिकल करते हैं कि उन्होंने C14 का एक एटम दिया है, 3 दिया इन्होंने का, तीन न्यूमेरिकल करते हैं। ये तो मिटा देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है यार अपने पास है, इसे मिटा दिया, परंतु ऐसा नहीं है दिमाग से मत मिटा देना इसे, ये भी हटा दो यार। ये तो हम इसलिए हटा रहे हैं कि तुम्हें पता लगे कि हमें ये फार्मूले याद हैं। अपने आप को सिद्ध करने के लिए सब पूरी दुनिया अपने आप को VIP बनाने की कोशिश करती रहती है कि मैं हूं। अच्छा, वो महाभारत में नहीं आती थी, मैं समय हूं। समय ही समय सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा ईश्वर समय होता है, सबसे बड़ा गॉड समय होता है, सबसे बड़ा खुदा समय होता है। हाँ, ये सब बड़े होते हैं, समय ही सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा समय चल रहा है तो अच्छा होगा, बुरा समय चल रहा है तो बुरा होगा। अच्छा समय कब चलेगा यार? जब वो पहले वाले समय में कुछ अच्छे काम करते हैं तो आगे अच्छा समय चलता है। ये है रसायन का सिद्धांत। तो उन्होंने क्या दिया है? उन्होंने 3 चीजें दी हैं हमें, और वो बोले हैं कि एक एटम ऑफ C14। पहला दिया है उन्होंने एक परमाणु, किसका? C14 का। भार निकालना है, भार ज्ञात कीजिए। ये पृथ्वी पे बिल्कुल भार नहीं है, क्योंकि इनका भार बहुत कम होता है। दूसरा भी उन्होंने दिया है, देख के बता देते हैं। वो दिया है एक मॉलिक्यूल वाटर, मतलब एक अणु H2O। जल दिया है उन्होंने, जल। और तीसरा दिया है 100 अणु सुक्रोज के 100 अणु। अब हम नहीं लिख रहे, 100 अणु सुक्रोज के, सुक्रोज जा जफर वाला है, ये जफर वाला के। मतलब ये तुम्हें दिए हैं और इनमें तुम्हें ज्ञात करने का उन्होंने बोला है कि इनके परमाणु भार, अरे यार क्या बोलते हैं, इनके भार ज्ञात, परमाणु भार नहीं, भार, पृथ्वी वाला भार, इनके भार ज्ञात कीजिए। करें एक परमाणु, एक परमाणु। हम अभी पूरा वैसे ही कर रहे हैं, हम सूत्र मूत्र फार्मूले डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे। तो सबसे पहला वाला कर रहे हैं, कार्बन का परमाणु भार दिया है, देख लो, परमाणु भार
सामान्य कार्बन का 12 होता है, परंतु इन्होंने 14 वाला समस्थानिक दिया है, समस्थानिक। इसे समस्थानिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर विराजमान रहते हैं, इसलिए इन्हें समस्थानिक कहा जाता है, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और आवर्त सारणी परमाणु क्रमांकों के आधार पर बनाई गई है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में बनाई गई है और इनका परमाणु भार समान होगा तो वो एक ही जगह बैठेंगे। या जैसे कि तुम लोग 11th क्लास के बच्चे हो तो एक ही क्लास में तो बैठोगे, वहां पे 12 का या 10th का तो नहीं बिठाओगे, तो तुम समस्थानिक हो, एक ही क्लास में बैठने वाले। सी का परमाणु भार कितना दिया है? 14। चलो ठीक है, तो 6.022 इंटू 10⁻⁻23 परमाणुओं का भार कितना होगा? परमाणुओं का भार, ये तो एवोगैड्रो संख्या हो गई, तो जितना उसका परमाणु भार है उतना ही ग्राम, तो ये हो गया 14 ग्राम। 14 ग्राम में इतने परमाणु तो होंगे, तो एक परमाणु का भार कितना होगा? ये हो जाएगा 14/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। अब आपको कोई काम नहीं हो तो इसे सॉल्व कर लेना। ये पहला वाला हो गया। अब हम दूसरा वाला दूसरे कलर से करेंगे, हमारे पास बहुत कलर है। दूसरा वाला सेकंड नंबर की बात करें, एक अणु H2O का, तो H2O का अणु भार, H2O का अणु भार बराबर कितना हो जाएगा? 18 निकाला था ना, इसलिए सीधा लिख दिया। तो पता है 6.022 इंटू 10⁻23 अणुओं का भार, मतलब ये तो एवोगैड्रो संख्या हो गई, मतलब 1 मोल, मतलब 18 ग्राम, जितना उसका अणु भार है उतना। तो एक का कितना होगा? तो ये हो जाएगा 18/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये आंसर आ गया। आसानी से सॉल्व हो सकता है, 10⁻23 सीधे ऊपर चले जाएंगे, करके बताते हैं। 18 इंटू 10⁻⁻23 हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻, अच्छा बार बार ऊपर ले जाने के बाद भी लिखते हो सर, 2 बार लिख चुके हो आप। ये हो जाएगा। अब इसे काटा पीटी कर सकते हो ना, सरल है यार, सरल है तो करते क्यों नहीं हो सर? टाइम की प्रॉब्लम है, बहाने कर रहे हो सर। हाँ, तीसरे नंबर 3, आप तीसरे नंबर की हो। सुक्रोज का फार्मूला नहीं पता, C12H22O11, सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11, मीठा होता है, शक्कर। तो अब देखो, आप तीसरा कर रहे हैं तो ये फार्मूला हो गया C12H22O11। कार्बन का, सामान्य कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, तो इसका परमाणु भार, अणु भार निकालो यार जरा। अणु भार तो बड़ा टेंशन है। 12 कार्बन है, एक का 12 होता है, 12 गुणा 12 प्लस एक का 1 होता है, 1 गुणा 12, एक का 16 होता है, 16 गुणा 11। लो भैया, अब तो करना ही पड़ेगा जोड़ घटाने गुणा भाग। अरे यार कितनी मेहनत का काम करवाते हो तुम लोग। अणु भार 12 दूनी 24, 12 एकम 12 और 2 14, 12 एकम 12 प्लस 11 छक्का 66, 11 एकम 11 और 6 17। जोड़ो तो अणु भार निकलेगा। अणु भार बराबर हो जाएगा 6 2 8। जोड़ना नहीं आता क्या? जोड़ना तो पड़ेगा ना, आगे करना है इसलिए। 6 2 8 और 4 12 के 2, 7 और 1 8 और 1 9, 10 3 13 के 3, 1 और 1 2 और 1 3। एक बार और जोड़ लो, गलती हो सकती है। 4 2 6 और 6 12 के 2, 7 और 1 8 और 4 12, 1 13 का 3, 1 1 2 332। सही है यार, अणुभार 300। इतने ग्राम मतलब 1 मोल, इतने ग्राम मतलब 1 मोल। और 1 मोल में लिखा रहने देते हैं, अभी लिखा रहने देते हैं बोर्ड, ताकि तुम्हें दिखे कि हमने किया है कुछ। चलिए, तो 6.022 इंटू 10⁻23 अणुओं का भार बराबर 332 ग्राम। जितना परमाणु भार है उतना ही ग्राम।
तो एक अणु का भार कितना हो जाएगा 332 बटे 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा 23 को 32 लिख देते हो सर, कितनी गलती करते हो सर। 100 निकालने हैं तो 100 का कितना होगा, तो हम यहाँ लिख रहे हैं 332 अपान 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 100। आप करेंगे सॉल्व, हम क्यों करें, नहीं करना है आपको, सॉल्व कर लेना चाहिए इसे। यार ये मोल हैं, और भी कुछ एक दो अच्छे न्यूमेरिकल करते हैं, फिर हम मोल। गैस तो आयतन रहती, गैस को तो तौल ही नहीं सकते अपन, तो उड़ती रहती है, उड़ते हुए को। तो अभी हम एक दो न्यूमेरिकल और करने वाले हैं, है ना, फिर हम गैसों की मोल संकल्पना पढ़ेंगे।